अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सादिया आपके साथ एक प्रेगनेंसी के टॉपिक के साथ आई हूँ। एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया इन प्रेगनेंसी इसका मतलब है खून की कमी प्रेगनेंसी में। खून की कमी प्रेगनेंसी में इससे हम क्या मुराद लेते हैं? हम दो तरीक़ों से इसको बताएंगे। एक खून की कमी वो जो हम लेबॉर्ट्री टेस्ट के थ्रू बताते हैं, और एक खून की कमी वो जो हम इंसानी जिस्म में खून की कमी की वजह से जो साइंस नज़र आते हैं हमारी बॉडी में, हम वो मुराद लेते हैं। साइंस क्या क्या नज़र आ सकते हैं? खून की कमी के साइन हम आँखों में देख सकते हैं, अपने नाखूनों में, अपने हाथ की हथेली पे देख सकते हैं। और अगर औरत इस चीज़ की शिकायत करे कि मुझे बहुत जल्दी थकन हो जाती है, कि मैं अगर थोड़ी देर किचन में खड़ी हूँ, ज़रा सा काम करूँ, कोई लॉन्ड्री करूँ, कपड़े धोऊँ, थोड़े से बर्तन धो लूँ, तो एकदम से मुझे थकन का एहसास होता है कि जैसे मैं थक गई हूँ। जल्दी थकन का एहसास होता है, जिसम में कमज़ोरी फ़ील होना शुरू हो जाती है, थकन जल्दी हो जाती है। तो आपको होता है कि हम जाके अब आराम करें। इसको हम कहते हैं कि इसमें खून की कमी की वजह से ये सब शिकायतें होती हैं। दूसरा, हम लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक अगर देखें तो लेबॉर्ट्री टेस्ट में अगर एक प्रेग्नेंट औरत अपना खून का टेस्ट करवाए और वो HB CBC एक रिपोर्ट करवाते हैं, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, और उसके अंदर एक HB हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है, उसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि ये खून की कमी का बताती है। तो HB अगर एक प्रेग्नेंट औरत की 11 से कम आए तो इसका मतलब है उसके अंदर खून की कमी है। अब आगे मज़ीद हम इसको, अगर अब खून की कमी को हम मज़ीद अगर थोड़ा सा बताएं कि इसकी 3 तरह की फॉर्म्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड होता है कि जो थोड़ा बहुत खून की कमी हो। एक होता है मॉडरेट और एक होता है स्वेयर। माइल्ड एनीमिया को हम लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक इस तरह से कहेंगे कि अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन यानी HB की मकदार अगर 10 से 11 के दरमियान होगी तो वो माइल्ड एनीमिया कहलाता है। अगर 7 से 10 के दरमियान होगी तो वो मॉडरेट एनीमिया कहलाएगा, और अगर 7 से कम हो जाएगी तो वो स्वेयर एनीमिया में आता है। तो अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, माइल्ड में आते हैं, मॉडरेट में आते हैं या स्वेयर अनीमिया में आते हैं, तो उसके मुताबिक हम फ़ौरन से अपने आप को अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, ताकि मज़ीद इस खून की कमी से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और ये खून मज़ीद की कमी नहीं बढ़े। कि अगर ज़्यादा खून की कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी तो आपको पता है कि फिर बाद में ब्लड लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आयरन के इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं। तो हमने पहले से इस चीज़ को जान लेना है ताकि हम इस पर फ़ौरी तौर पर इस पर कंट्रोल कर सकें, इसको मैनेज कर सकें, और बर वक्त हम जो है अपने आप को, अपनी सेहत का ख्याल कर सकें। तो सबसे पहले आप देखें कि अनीमिया की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर हम देखें उसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, और इसके अलावा अदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। इसके अलावा मज़ीद अनीमिया की अदर कॉजेज़ भी होती हैं। उसकी कॉज की थैलेसीमिया की वजह से भी अनीमिया होता है, और ब्लड में अगर कोई बीमारी हो, खून की बीमारी हो, उसकी वजह से भी अनीमिया होना शुरू होता है। अनीमिया की बहुत सारी वजूहत होती हैं कि अनीमिया होता क्यों है, खून की कमी होती क्यों है प्रेगनेंसी में। लेकिन जो मोस्ट कॉमन अनीमिया है हम वो डिस्कस करेंगे, ताकि आम इंसान जो मोस्टली जो कॉमन आम लोगों में या कॉमनली हमारे प्रेग्नेंट ख़वातीन को होती है, वो हम बात डिस्कस करेंगे। हम सारे अनीमियाज़ को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उस तक महदूद रहेंगे जो कॉमनली जिसकी वजह से खून की कमी वाक़या होती है प्रेगनेंसी में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आता है और दूसरा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, जो मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप सबसे पहले आप देखेंगे जब औरत प्रेग्नेंट होती है, हम उसको प्रेगनेंसी से पहले ही कोशिश होती है कि फॉलिक एसिड पे शुरू कर दें। औरत अगर हमल की तरफ ख्वाहिश करती है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है और उसके लिए कोशिश कर रही होती है, तो आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें पहले से। फॉलिक एसिड का लेने का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं होता कि एक औरत में खून की कमी से वो उस चीज़ को पूरा करती है या उस चीज़ को महफूज रखती है कि ज़्यादा खून की कमी ना हो, बल्कि फॉलिक एसिड लेने का फ़ायदा ये भी होता है कि जो बच्चे के अंदर पैदाइशी नुकाइस होने का डर होता है, उससे काफ़ी हद तक उस चीज़ को कम कर देती है, बल्कि ख़त्म कर देती है। तो फॉलिक एसिड ना सिर्फ आपको खून की कमी से महफूज रखती है, बल्कि फॉलिक एसिड आपके बच्चे के अंदर जो पैदाइशी नुकाइस है उससे भी बहुत ज़्यादा महफूज रखती है। तो जब आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की धड़कन आ गई है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोशिश करनी है कि आपने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के अंदर, जिसको हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक आपने खून का टेस्ट करवा लेना है। अगर आप CBC करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि उसमें हर चीज़ पता चल जाती है। लेकिन अगर आप CBC नहीं करवाना चाहते तो फिर आप एक HB करवा लें खाली, जिसको हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन कहते हैं, किसी भी आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लें। उससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी HB कितनी है। अगर आपके अंदर 11 से कम HB है, 10 से ऊपर है लेकिन, तो उसका मतलब है कि आपके अंदर अनीमिया है लेकिन माइल्ड है, यानी
थोड़ा सा कम नौयत का है, बिल्कुल माइनर सा है, तो उसको हम कहेंगे माइल्ड अनीमिया। तो जब आपको पता चल गया 11 से कम एचबी और आपके अंदर अनीमिया है, तो आपने उसको पहले दिन से आपने अपने आप का ख्याल रखना शुरू कर देना, अपने आप को अपनी सेहत का ख्याल, अपनी खुराक का ख्याल, अपनी दवाई का ख्याल टाइमली लेनी है, ताकि मज़ीद अनीमिया नहीं बढ़े। क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 6 महीनों में माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया होता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है अनीमिया वैसी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप शुरू से अपनी खुराक का भी ख्याल रखेंगे, अपनी बर वक्त जो खाने की दवाइयाँ टैबलेट है वो भी लेते रहेंगे, तो ये आपका अनीमिया बढ़ेगा नहीं और इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। क्योंकि अनीमिया अगर जब बढ़ेगा तो इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इससे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? इससे बच्चे की ग्रोथ में इफ़ेक्ट आता है कि बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। इस पे औरत की अपनी जो हामला खातून है उसकी अपनी सेहत पे असर अंदाज होता है, कोई मिसकैरेज हो सकता है, कोई उसकी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। तो अगर हम डिस्कस करने बैठे हैं तो वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हमने उस चीज़ से भी महफूज रखना है। और सबसे बढ़कर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से महफूज रखना है, क्योंकि जब ब्लड, अगर आप इतनी खून की कमी हो जाएगी आपको ब्लड लगाना पड़ सकता है, तो उसमें ऑब्वियसली वो भी एक क्या कहते हैं, उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपने उन तमाम चीज़ों से अपने आप को महफूज रखने के लिए कि आपको वो नौबत ना आए कि आपको ब्लड लगाना पड़ जाए, आपको आयरन के इंजेक्शन लगाना पड़ जाए, तो आप पहले से अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें अपनी बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल ठीक, आप सेहतमंदाना प्रेगनेंसी की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले हम खुराक की तरफ देते हैं मैनेजमेंट। अब आपको पता चल गया कि आपको अनीमिया है, खून की कमी है, तो अब आपने ये देखना है कि आप उसको मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने अपनी खुराक से मेंटेन करना है। एक खुराक से करना है और दूसरा हम बताएंगे कि गोली जो टैबलेट होती है उससे कैसे मेंटेन करना है। खुराक का इस्तेमाल ऐसे करना, आपको पता है कि शुरू के 3 महीनों में औरतों को बहुत शिकायत होती है, हम हमला ख़वातीन को, कि उनको नौजिया होता है, कि दिल ख़राब हो रहा है, दिल मतली हो रहा है, वॉमिटिंग की शिकायत होती है कि उन्हें उल्टियाँ लग जाती हैं। एक तो वो वॉमिटिंग की वजह से, दिल ख़राब होना, उसकी वजह से बिल्कुल खा नहीं पाती हैं, जो खाती हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं और वो फ़ौरन ही वॉमिट आउट कर देती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है कि जब वो किसी खाने की चीज़ को देखती हैं वो कहती हैं कि मैं तो ये खा नहीं सकती हैं, इससे तो मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे तो पहले से लग रहा है जैसे कि मैं खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। एक तो उनका खाना पीना वैसे ही कम हो जाता है, दूसरा अगर जो खाती भी हैं तो वो खाना पीना वॉमिट आउट हो जाता है, यानी कि वो उल्टी की सूरत में बाहर निकल आता है। तो उनके जिस्म में एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही होती, एक तो खा नहीं रही होती, प्रॉपर मील नहीं ले रही होती, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में वैसे भी हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हर चीज़ की। फॉलिक एसिड जो हम नॉर्मली एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को 400 माइक्रोग्राम चाहिए होती है, और प्रेगनेंसी में हमें 800 माइक्रोग्राम चाहिए होती है। इसी तरह आयरन जो हमें नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन को 14.7 मिलीग्राम चाहिए होता है, तो प्रेगनेंसी में उसकी हमें डबल हो जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट 27 मिलीग्राम उसकी मकदार बढ़ जाती है। तो हर चीज़ की मकदार डबल होना शुरू हो जाती है कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी हमें ज़्यादा तलब होती है। एक औरत वैसे नहीं खा रही होती वॉमिटिंग की वजह से, नौजिया की वजह से प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में, और उसके बाद उसके बाद वैसे नहीं उससे खाया जाता। और फिर जब आप देखते हैं कि जब आप खाना पीना आपका बिल्कुल नहीं रहता, तो आपके बॉडी में अल्लाह ताला ने आयरन के स्टोर्स रखे हुए हैं, आयरन के स्टोर्स हैं। तो जब आप कुछ खाओगे नहीं तो हमारी बॉडी वो आयरन स्टोर्स वहाँ से यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाती है, और जब हमारे आयरन स्टोर्स यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे अंदर और आयरन की और फॉलिक एसिड की कमी वाक़या हो जाती है, और फिर वो अनीमिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पहले अनीमिया माइल्ड होता है, खुराक से आप नहीं ले रहे होते, उसके बाद आपके आयरन जो बॉडी स्टोर्स अल्लाह ताला ने रखे हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा अनीमिया बढ़ना शुरू हो जाता है। माइनर से मॉडरेट हो जाता है, और मॉडरेट से फिर वो स्वेयर यानी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, बहुत ज़्यादा अनीमिया होता है कि लेस दैन 7 पे आ जाता है आपका HB। तो आपने इसका लेने का तरीका ये है कि जैसे सबसे पहले आपने अपनी खुराक जो है स्मॉल क्वांटिटी में लेनी है, यानी थोड़ी थोड़ी मकदार में आपने खाना शुरू करना है, और थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। यानी अगर आप जितना आपसे टॉलरेट हो सके, अगर आप सुबह नाश्ते में सेब ले रहे हैं तो आप सेब का छिलका उतारें और आधा सेब खा लें। आपसे पूरा नहीं खाया जा रहा, आप आधा सेब खाएं, आधा सेब खाएं, उसके साथ आधा उबला हुआ अंडा आप खा लें, थोड़ी सी 1-2 किशमिश मुंह में डाल लें, या डेट्स आप ले सकते हैं, आधी डेट डाल लें जिसको खजूर कहते हैं, आधी आप खजूर का इस्तेमाल कर लें, या एक खजूर छोटे साइज़ की वो आप ले लें। मतलब ये वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी मकदार में आपने लेनी है, और उसके बाद आपने तकरीबन आधा घंटा
पौना घंटा या 1 घंटा, जितना आपसे टॉलरेट हो सके, जिसमें आपको लगे कि मुझे अब उल्टी नहीं आ रही, मुझे अब दिल ख़राब नहीं हो रहा, तो मैं अब घंटे बाद या पौने घंटे बाद जो है दोबारा से मैं खा सकती हूँ। फिर आप उसके बाद दोबारा से जो आधा सेब आपका होगा वो आप खाएं। उसके साथ आप बेशक आप सेब का जूस बना के पी सकते हैं। जूस का तरीका ये होता है कि आप जूस आप थोड़ा उसको पानी में डाल के पतला कर लें, बजाय उसको आप गाढ़ा जूस पीने के कि आपसे वो वज़नी हो जाए या बहुत फाइब्रस हो जाए कि आपसे वो पिया नहीं जा रहा, तो आपको थोड़े से पानी में डाल के पतला करके वो पी लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने कुछ लेते रहना। इसी तरह खजूर है, एक और खा लें। थोड़े से नट्स जो हैं वो लेना शुरू कर दें। इस तरह आपने अपनी खुराक को ऐसे लेके चलना है कि थोड़े स्मॉल क्वांटिटी में मील्स लेने हैं और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आपने खाना शुरू करना है। इसी तरीके से जब आप दोपहर के मील में आएंगे तो दोपहर के मील का लेने का भी तरीका यही है कि आप रोटी बेशक पूरी नहीं खाएं, आधी नहीं खा रही जो आधी भी नहीं खाएं, आप आधी का भी आधा कर दें, आधा कर लें यानी 1/4 कर लें, आप वो हिस्सा लें। इसी तरीके से आप, जब आपने सालन खाना है, अगर एक प्लेट नहीं खाई जा रही तो आधी प्लेट सालन की ले लें। जितना आपसे खाया जाए आप उतना लें, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना, इतना कि जितना आपको टॉलरेट कर सके, जिससे आपको दिल ख़राब ना हो, जो आपसे आसानी के साथ आप समझें कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ उसको खाने का। दूसरा ये कि सालन जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो सालन में आपने सबसे ज़्यादा हरी सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हरी सब्ज़ियों में आप आजकल जैसे सरसों चल रहा है, आप सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, शलजम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, आप वो अपने साथ ऐड कर सकते हैं। गोश्त में आप बीफ का जो होता है, जो बड़े का गोश्त होता है, उसका जो मिंस होता है, कीमा होता है, वो बना के आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कलेजी जो होती है, आप चाहे चिकन की हो, चाहे मटन की हो, बीफ की हो, वो आप थोड़ी थोड़ी कलेजी खाएं। आपको प्लेट भर के नहीं खाना, बस थोड़ी थोड़ी मिकदार में, लेकिन ये आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि ये सारी वो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ जो खून को बनाती हैं, जो आयरन आपको देगी, जो आपको आयरन की फॉर्म में आपको ये सारी खुराक मिल रही है। हरी सब्जियों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, पालक है, सरसों है, शलजम, इनमें पालक बहुत, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो नट्स हैं, किशमिश में आयरन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। डेट्स हैं, आपकी खजूरें, ये आपको खून की कमी को पूरा करती हैं, ये आप अपनी खुराक में शामिल करें। गोश्त में आप बड़े का गोश्त जो है उसका कीमा बना के खाएं, कलेजी का इस्तेमाल करें। थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेना, आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ें नहीं खानी, लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे से लेनी, थोड़ी मिकदार में थोड़े थोड़े वक्फे से खानी है, ताकि मैदे पे बोझ भी ना पड़े और आपको जो दिल ख़राब हो रहा है वो भी आपको बार बार वो कैफियत नहीं हो। जब आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेंगे आपके मैदे पे बोझ नहीं पड़ेगा। आपको जब थोड़े से वक्फे के बाद लेंगे तो उस दौरान आपकी जो एक दिल ख़राब होने वाली कैफियत है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और आप आराम से उस खाने को टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप किन्नू आजकल चल रहे हैं, किन्नू का जूस पी सकते हैं, और चुकंदर बेहतरीन है, चुकंदर का जूस पिएं। चुकंदर को आप उबालें और उबालने के बाद जो है उसको, उसका जूस निकाल के और वो आप पिएं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। वो भी आपने थोड़ी मिकदार में पीना है, 1 गिलास के बजाय आधा गिलास पी लें, आधा गिलास नहीं पिया जा रहा उसका भी और मज़ीद कम कर लें, 1/4 कर लें, आप वो पी लें, तो ये बेहतरीन है। और जूस अगर आपको बहुत, वो भी आपको अगर हज़म नहीं हो रहा कि वो भारी हो रहा है, आप उसको पानी में डाइल्यूट करके पिएं, उसको पानी में मिला के थोड़ा सा पतला करके फिर इस्तेमाल करें, वो आपको बोझल नहीं होगा। खुराक को आपने इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी वो खुराक हैं जो आपकी खून की कमी को पूरा करेंगी। इसी खुराक को आपने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है और थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होगी और कोई नोज़िया, जो आपका दिल ख़राब होता है, वो भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हम खाना पकाते हैं, हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा जैसे हरी सब्जियां पका रहे हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा भून लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा उनको पकाएंगे, भूनेंगे, तो वो क्या करती हैं कि वो सब्जियां भूनते वक्त उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनकी जो अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपने उसको ज़्यादा भूनना नहीं, आपने इतना करना, जैसे स्टीम नहीं देते, आपने स्टीम देनी है, नरम करनी है, बस नरम करके हल्के मिर्च मसालों के साथ, और आयरन के बर्तनों में कोशिश करनी है। आयरन के जो बर्तन होते हैं, आयरन की जो हांडी होती है पकाने वाली, आपने उसके अंदर पकाना है, क्योंकि आयरन आपको ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में आपको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, तो आप आयरन कोशिश करें कि आप आयरन के बर्तनों में पकाएं बजाय सिल्वर के बर्तनों में, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ ज़्यादातर सिल्वर के बर्तन में लोग पका रहे होते हैं, क्योंकि सिल्वर तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है। कोशिश करनी चाहिए कि सिल्वर के बर्तन आप नहीं यूज़ करें, आप आयरन के बर्तन, जिसको हम लोहा कहते हैं, आयरन के बर्तन हैं, वो इस्तेमाल करें। उनके अंदर आप खाना पकाएं, और खाने भी ऐसे बनाएं कि हल्का हल्का आपने उनको नरम करना है, स्टीम करना है, बहुत ज़्यादा उनको भूनना नहीं है, उनकी अफादियत को ख़त्म नहीं करना, ताकि उनकी अफादियत रहे,
रहे, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहे और आयरन के खानों में बर्तनों में पकाएंगे तो वो आपको आयरन भी उसके थ्रू आपको मिलेगा और वो आपके अंदर जो एक आयरन की कमी है उसको पूरा करेगा। ये मैंने खुराक के ज़रिए आपको बताया, गाइड किया है कि आप खुराक के ज़रिए कैसे अपने आप को लेके चलते हैं और कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। अब हम जाते हैं मेडिसन पे। मेडिसन में हम टैबलेट के ज़रिए शुरू में ही जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको फॉलिक एसिड पे स्टार्ट करते हैं, कि फॉलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं कि आपने फॉलिक एसिड लेना शुरू हो जानी है। रोज़ाना की एक टैबलेट आपने लेनी है सुबह नाश्ते के बाद। फॉलिक एसिड आपने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने लाजमी लेनी होती है, सिर्फ फॉलिक एसिड। इसके साथ हम कोई आयरन नहीं देते, कोई कैल्शियम नहीं देते। शुरू के 3 महीनों में सिर्फ आपने फॉलिक एसिड लेनी है और आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल पहले दिन से करना और लाजमी करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की और आयरन की जो ज़रूरत है वो डबल हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपसे जब टॉलरेट नहीं होती कोई चीज़, आप वॉमिट करते हो, आप खाते नहीं हो या जो खाते हो वो निकाल देते हो, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होने की आयरन की, फॉलिक एसिड की, दोनों की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए आपने टैबलेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। खुराक को तो आपने मेंटेन रखना है लेकिन आपने टैबलेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। अपनी टैबलेट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, टैबलेट आपने रोज़ाना फॉलिक एसिड लेनी है, वो आपने मस्ट लेनी है। जब 3 महीने प्रेगनेंसी के पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपने फॉलिक एसिड के साथ 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपने आयरन भी शामिल कर देना है। कुछ लोग खाली आयरन देते हैं, फॉलिक एसिड नहीं देते, और लेकिन मैं समझती हूँ कि आयरन और फॉलिक एसिड दोनों कॉम्बिनेशन वाली जो है मेडिसिन देनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है। बहुत जल्दी आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होती है और आपको खून की कमी पूरी भी होती है और आपका खून जो HB लेवल है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है, वो नॉर्मल हो जाता है। कमी भी पूरी होती है और वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी नॉर्मल रहता है। आपको ये नहीं होगा कि आप कुछ अरसा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा और उसके बाद दोबारा होना, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप 4th मंथ में आप जब आयरन ऐड हो जाएगा फॉलिक एसिड के साथ तो फिर वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम आपको देंगे, तो वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने खानी है, फिर आपने छोड़नी नहीं है। और उसका लेने का तरीका यही होता है कि आपने वही मेडिसिन लेनी है कि जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों सॉल्ट मौजूद हो, वो मेडिसिन लेनी है। 4th मंथ से वो स्टार्ट कर देनी है, आयरन प्लस फॉलिक एसिड, और साथ हम कैल्शियम भी स्टार्ट कर देते हैं 4th मंथ से। तरीका ये होता है लेने का कि आपने आयरन वाली टैबलेट, कैल्शियम दोनों इकट्ठी नहीं लेनी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो सुबह के वक्त नाश्ते के बाद आयरन की टैबलेट भी ले लेते हैं और साथ कैल्शियम की भी ले लेते हैं। अगर आपने सुबह में कैल्शियम ली है या आयरन लिया तो शाम में आपने कैल्शियम या आयरन, अगर सुबह में आप आयरन ले रहे हो तो शाम में आप कैल्शियम ले लें, या आप सुबह में कैल्शियम ले रही हैं तो शाम में आप आयरन ले लें। तो इस तरह आपने गैप के साथ देना है कि आप एक टाइम आयरन लें और दूसरे टाइम कैल्शियम लें। ये नहीं कि इकट्ठी दोनों नहीं लेनी कि आयरन भी साथ ही खा रही है तो उसके बाद कैल्शियम भी, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन पे इम्पैक्ट आता है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं सही होगी या वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो इसलिए आपने दोनों इकट्ठी नहीं लेनी, अगर एक सुबह में ले रही हैं तो एक शाम में लेनी है। तो आपने इस तरीके से अपनी मेडिसिन जो है आपने कंटिन्यू रखनी है। इसी तरह जब आप 4th मंथ पे आयरन स्टार्ट करेंगे तो आयरन प्लस आपका फॉलिक एसिड और साथ आपकी कैल्शियम है, ये कंटिन्यू रहेगी टिल डिलीवरी। ये आपने लेते रहना, कंटिन्यू करते रहना, और साइड बाय साइड आपने अपना HB लेवल जो है वो चेक करवाते रहना है ताकि उससे पता चल जाए कि आपके अंदर कोई आपका नॉर्मल HB चल रहा है, ड्रॉप तो नहीं कर गया। तो उसमें तरीका ये होता है कि जैसे आपने फ़र्स्ट अपने 3 मंथ्स में एक HB टेस्ट करवाया है तो नेक्स्ट आपका जो HB टेस्ट जो बनता है वो 28 वीक्स पे बनता है। 28 वीक्स पे आप करवाएं, उसके बाद दूसरा फिर आप 36 वीक्स पे करवाएं, क्योंकि 28 वीक्स वो होता है कि जो 2nd और 3rd ट्रिमेस्टर में होता है, क्योंकि आपका आखिर के 3 महीने जो हैं वो स्टार्ट होने लगते हैं, तो उसमें ज़रूरी है करवाना कि ताकि पता चल जाए कि HB की क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर उस वक्त HB और मज़ीद कम आएगा तो उस वक्त 28 वीक्स पे अगर HB आपका कम आता है तो फिर उसमें ज़रूरी है कि फिर आपको उसको कमी को पूरा करने के लिए आपको आयरन के इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, ताकि क्योंकि उस वक्त आपका लास्ट 3 मंथ स्टार्ट हो जाते हैं तो उस वक्त आपका आयरन की कमी पूरी करना बहुत ज़रूरी है, HB ताकि आपकी नॉर्मल हो जाए। क्योंकि डिलीवरी टाइम होता है, क्योंकि वो पता है कि डिलीवरी में ब्लीडिंग भी होती है और अल्लाह ना करे कोई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ज़्यादा मैसिव ब्लड लॉस हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप 28 वीक्स पे अपना एक रिपीट टेस्ट HB का ज़रूर करवाएं, ताकि अगर आपकी HB अच्छी जा रही है, 12 है तो वेल एंड गुड कि आपकी वेल मेंटेन HB है। लेकिन आपकी अगर लेस दैन 11 है तो उसको हमने फिर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन से भी रिकवर करना होता है, और अगर 10 से कम आ रही है तो फिर हम उसको आयरन के इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि जब डिलीवरी टाइम हो तो आपकी HB वेल मेंटेन हो। तो कोशिश ये करें कि अपनी HB 12 पे रखें,
12 से कम नहीं होने दें। 11 से कम अगर होगी एचबी तो एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके लिए जो मैंने आपको मेडिसन और जिस तरह डाइट बताई है उस पर अगर आप अमल करेंगे शुरू से प्रेगनेंसी में, तो आपको आगे चल के प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। और आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी कोई ज़्यादा, अगर अल्लाह ना करे अगर द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई ब्लड लॉस होता भी है, तो चूँकि आपके अंदर ऑलरेडी एचबी इतनी मौजूद होती है कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, उस ब्लड लॉस को भी। लेकिन अगर जिसके अंदर पहले से ही खून की इतनी कमी है और ऊपर से ब्लड लॉस भी हो जाए ड्यू टू सर्टन कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी हो जाए कोई ऐसी कि जिससे खून ज़्यादा बहना लगे, तो उसमें अल्लाह ना करे आप शॉक में जा सकते हैं। मज़ीद कॉम्प्लिकेशन खून की कमी की वजह से हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को पहले से, शुरू प्रेगनेंसी के पहले दिन से अच्छे से अपने आप को मैनेज करें, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपने आप को अपनी मेडिसिन प्रॉपर्ली टैबलेट ज़रूर लें। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो आयरन की और फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं लेती हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी के जब लास्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं या आखिरी के महीनों में आती हैं, तो उस वक्त उनकी एचपी बहुत ज़्यादा कम हुई हुई होती है, 7-8 पे आई हुई होती हैं। तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कि इनको हम डिलीवरी से पहले या तो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें या फिर आयरन इंजेक्शन लगा दें, ताकि किसी ना किसी तरीके से उनकी एचबी उससे पहले पहले पूरी करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक पूरा आयरन जो एनीमिया, जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है प्रेगनेंसी में, उसका मैंने आपको ब्रीफली बताया है। अभी तो ये बहुत लंबा टॉपिक, अगर मैं बताऊं तो इसके बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। जो मैं मुख्तसर, मुझे ये था कि आपको इतना मैं आपको गाइड कर दूं कि आप लोगों को चीज़ों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ी आपको मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे दूं कि ताकि आप अपना टाइमली अपने आप को मैनेज कर सकें, आपको अपने बारे में इल्म हो, अपनी हेल्थ के बारे में आप कॉन्शियस हो जाए कि हाँ जी हमने अपनी हेल्थ के बारे में किस तरह से ख्याल रखना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है। हमारी सेहत अच्छी होगी, एक माँ की सेहत अच्छी होगी तो बच्चे की भी सेहत बहुत अच्छी होगी। अगर माँ की अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो आने वाला बच्चा दुनिया में, उसकी सेहत का फिर ख्याल कौन करेगा। तो सबसे पहले माँ अपना ख्याल रखे तो इंशाल्लाह बच्चा भी आपका बहुत हेल्दी दुनिया में आएगा। और आप भी अब बच्चे का ऐसे ही भरपूर ख्याल रखेंगी जैसे अब अपना ख्याल रखती हैं। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने डिस्कस नहीं की और आपको लगता है कि वो करनी चाहिए थी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर उस चीज़ का आपको रिप्लाई करूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।